यहाँ नाजरीन, पीडीपी की बढ़ रही है मुश्किलें, लगातार सीनियर लीडर नाराजगी दिखा रहे हैं। जनूबी कश्मीर के कई लीडर पार्टी से हो सकते हैं अलहदा। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के खीमे से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि जनूबी कश्मीर से कई पार्टी लीडर छोड़ सकते हैं पार्टी के अंदर इंतशार की वजह से पार्टी छोड़ने पर हो रहे हैं मजबूर। पीडीपी लीडरों के हवाले से खबर हम आपको बता रहे हैं। रुकनी पार्लियामेंट नजीर अहमद लावे ने किया बड़ा इंकशाफ, कह रहे हैं कि नई पार्टी सुधरी तो अलहदा पार्टी का कयाम भी अमल में लाया जाएगा। पीडीपी कोई बड़ी मुश्किलें उस वक्त जब पीडीपी सदर खुद खाना नजर बंद है और पीडीपी के सीनियर लीडर जो है वो लगातार खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। मुजफ्फर हुसैन बेग कुछ दिनों तक काफी ज्यादा एक्टिव नजर आए थे, उसके बाद अचानक खामोशी और उसके फौरन बाद चंद लीडरों की बयानबाजी के सिवा पीडीपी के अंदर कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। और यही वजह कि पार्टी के अंदर इंतशार की वजह से कई लीडर पार्टी छोड़ने पर मजबूर। रुकनी पार्लियामेंट नजीर अहमद लावे ने किया इसका बड़ा इंकशाफ। पीडीपी को बड़ा नुकसान, जनूबी कश्मीर जो एक बेस मानी जाती है पीडीपी की, वहां से लग सकता है बड़ा धचका, क्योंकि माना जा रहा है कि नजीर लावे समेत कई बड़े लीडर पार्टी को छोड़कर एक अलहदा पार्टी का कयाम अमल में ला सकते हैं। खुद इसका इंकशाफ नजीर अहमद लावे ने किया और कहा है कि देखिए इस तरीके की सूरत हाल बनी हुई है कि पार्टी के अंदर जमहूरी निजाम खत्म, पार्टी के अंदर बुनियादी मंशूर पर काम नहीं और पार्टी जिसके लिए मर्द वजूद में लाई गई थी उससे इनहिराफ हो रहा है। बड़े इल्जाम लगाए गए हैं नजीर अहमद लावे की तरफ से और माना जा रहा है कि अब न सिर्फ नजीर अहमद लावे जो इस वक्त रुकनी पार्लियामेंट है बल्कि और कई सीनियर लीडर साउथ और नॉर्थ से पीडीपी को छोड़ सकते हैं। पीडीपी की बढ़ रही है मुश्किलें, इस पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ हमारे दो नुमाइंदे श्रीनगर से ज्वाइन करेंगे। सईद तजम्मुल भी हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं श्रीनगर से और हमारे साथ सईद रूफ फारूकी भी ज्वाइन कर चुके हैं। दोनों के पास चलेंगे, खबर के माना समझने की कोशिश करेंगे और साथ साथ हमारे साथ इंजीनियर नजीर अहमद जो यूथ लीडर और यूथ आइकन के तौर पर पीडीपी के अंदर माने जाते हैं और बहुत देर कर नाराजगी भी उनकी थी, क्या कुछ वो भी कहेंगे, उनके पास भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले तजम्मुल बताइएगा क्या कुछ इंकशाफ अब आगे है। हमारे पास जो दिल्ली खबर है वो यह है कि रुकनी पार्लियामेंट नजीर लावे आगे बढ़ के पार्टी बना सकते हैं। उनका मानना है कि इसी तरीके से तो तहरीकें और पार्टियां बनती हैं। जनूबी कश्मीर के इस लीडर की बात करते हैं नजीर अहमद लावे। काफी टाइम से सीपीआईएम के अदावर नेता जो हैं मोहम्मद जुब्बारिगामी के खिलाफ इलेक्शन लड़े। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की टिकट पर दोनों बार नाकाम हुए, वो काफी नजदीकी मुकाबले के बाद हार गए थे। उसके बाद उन्हें राज्यसभा भेजने का मुफ्ती मोहम्मद सईद की टीम ने ऐलान किया। उसके बाद हर गुजरते लम्हे के बाद पीपल्स डेमोक्रेटिक की कई एक मीटिंगों में वो मौजूद नहीं रहे और कई बार पार्टी किया इसके बाद क्या जाया जाता है। लेकिन देखने वाले बीजेपी में खुद महबूबा मुफ्ती इस वक्त नजर ने बहुत ही बेहतर तरीके से इसको ऑपरेट किया और कहा कि उन्होंने अपनी लबकुशाई तक जम्मू कश्मीर में नहीं की। देखिए जब एक लीडर बंद होता है कई मुश्किलात होते हैं, कई वजूहत हो सकती हैं, उसके बाद सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन लीडरशिप को आगे आना होगा और उन्हें कहीं ना कहीं इस पर बात रखनी चाहिए थी। लेकिन नजीर अहमद लावे का जो सियासी करियर है उसमें आपको दावे के साथ कहूंगा कि गुज़श्ता 1-1.5 बरस से वो पार्टी से काफी दूर थे, कई एक वजूहात को लेकर। और कई बार उन्होंने ये तक कहा था कि अगर मुफ्ती मोहम्मद सईद की लीडरशिप हमें वापस मिलती है तो उन्हें पार्टी के वापस जाने में कोई मलाल नहीं होगा। लेकिन उसके बाद कई बार हमने देखा कि महबूबा मुफ्ती से उन्होंने अप्रोच करने की कोशिश की, मुजफ्फर बेग से कोशिश की, कई लीडरों से कोशिश की, लेकिन हाथ लगा कुछ नहीं। उसके बाद जिस तरह से ये अटकलें हैं कि शायद नजीर अहमद लावे अब अलग पार्टी का ऐलान करेंगे, क्या ये माने कि जनूबी कश्मीर में नजीर अहमद लावे का कद इतना बड़ा है? क्या उन्होंने सियासत में इतने बड़े ओहदों पे काम किया है कि उस पार्टी जनूबी कश्मीर के बाद श्रीनगर, सेंट्रल कश्मीर में उसको नुमाइंदगी मिल सकती है? एक बहुत बड़ा सवाल होगा। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको रोक रहा हूँ। तजम्मुल नजर सईद के पास चलता हूँ, हमारे साथ श्रीनगर स्टूडियो से ज्वाइन किए हुए हैं। सईद रूफ, आप लगातार इस खबर को ट्रैक कर रहे थे, क्या कुछ आपके पास तफसीलात है? कौन ऐसे एक्सपेक्टेड नाम है जो पीडीपी को खैराबाद कह के नजीर लावे का हाथ थामेंगे? क्या आज के दिन भी वो लहर जो हमने देखी थी कि 4 अगस्त से पहले थी, पीडीपी के अंदर बहुत ज्यादा तितर बितर होने की खबरें आ रही थी, इलाहिदगी की खबरें आ रही थी, लीडर बाहर आए, अपनी पार्टी में कुछ लोग चले गए, क्या वो चीज थमी नहीं, अभी भी चल रही है क्या?
देखिए गवर, अभी ये चीज थमी नहीं है, मगर जो ही हम अभी लाइव ब्रॉडकास्ट में आप ये बात कर रहे हैं कि नजीर लावे के हवाले से, तो मेरे मोबाइल पे मैसेज आई है, जो पीडीपी के तर्जुमान है उन्होंने मैसेज किया है कि उन्होंने कहा कि 5 अगस्त से पहले ही नजीर लावे को पार्टी से एक्सपेल भी किया गया है, तो वो अभी पार्टी में नहीं है। ये जस्ट पीडीपी की तरफ से ये बड़ी बात है जनाब। एक मिनट रुको, तजम्मुल करेंगे जनाब, 5 अगस्त से पार्टी से निकाला गया है और ये वही फैसला है जब उन्हें कहा गया था कि जनाब 2 राज्यसभा के रुकन दोनों पार्टी के खिलाफ वोट करें। जी बिल्कुल, देखें, जब रूफ साहब ने ये बात कही कि उनके फोन पे इस तरह से मैसेज आया है, लगातार इस मेरे फोन पे भी मैसेज वगैरह और टेलीफोन कॉल्स आती रही हैं। देखिए, जब तक अगर आपको पीडीपी का ऑफिशियल पेज कहीं फेसबुक पे नजर आता है तो उस पे नजीर अहमद लावे, फयाज अहमद मीर के वीडियो चलते हैं। एक बार उन्होंने कहा कि नजम शिकनी की पादाश में इन लीडरों को कई बार उन्होंने, आपको याद होगा गवर साहब की जब लास्ट टाइम दोनों लीडरान नजीर अहमद लावे, फयाज अहमद मीर ने मरकजी वजीर राजनाथ सिंह से मुलाकात की थी और महबूबा मुफ्ती की रिहाई के लिए बात की थी। बाद में पीडीपी ने उस बयान को नकारा। कई बार पीडीपी ने कहा कि जब उन्होंने कई एक बयान दिए थे जम्मू कश्मीर की बदलती तस्वीर के हवाले से, उन्होंने डिसोन किया था। ये बात सही है, मैं आपको इशारों से ही समझा रहा था कि जम्मू कश्मीर में नजीर अहमद लावे, फयाज अहमद मीर पार्टी से काफी दूर, पार्टी से नाराज, कि उनकी इन हरकतों को लेकर पार्टी यहाँ पर आपको रोक रहा हूं मैं जरा चलता हूं सीधे। हमारे साथ नजीर यत्तू साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं, आपके पास दोबारा आऊंगा। दोनों ने बड़ी खबर ब्रेक की है श्रीनगर से। नजीर यत्तू साहब, इंजीनियर नजीर अहमद यत्तू साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। क्या हाल है जनाब पार्टी का? कह रहे हैं पार्टी एक बार फिर शिकार हुई है इंतशार की और बड़े लीडर पार्टी छोड़ रहे हैं। पार्टी तर्जुमान आपके एसएमएस करें, उनको तो हमने पहले ही पार्टी से निकाला है, तो अगर पार्टी से निकाला वो तो अभी लोकसभा और राज्यसभा के अंदर वहां तो कोई खत गया ही नहीं है आपका। देखिए, बदकिस्मती एक है मेरे भाईजान, यहां सब लीडर कुर्सी के भूखे हैं। किसी ने आज तक लोगों का नहीं सोचा है। देखिए, अगर हमें कश्मीर का, जम्मू कश्मीर का सोचना था तो ये पार्टी बदलना, ये पार्टी बनाना, ये तो मुझे ठीक नहीं लग रहा है। सारे कश्मीर के जो लीडर से, पॉलिटिकल लीडर से, वो तो आपको लग रहा है। नंबर 2, हमारा जो पीडीपी का मौक़िफ़ है, अभी तो महबूबा जी जेल में बंद है। नंबर 1, जो मरकजी सरकार है, मरकज में जो बैठे हैं, उनको तो ये सोचना चाहिए, इनको प्रेस ब्रीफिंग करनी चाहिए कि ये बताइएगा पहले। नहीं, मैं पॉलिसी पर स्टेटमेंट चाहूंगा, सीधी पार्टी का पॉलिटिक्स का मैं बात करूंगा, मरकज की बात नहीं करेंगे। क्या उन्हें पार्टी की बुनियादी रुकनियत से खारिज कर दिया गया है या नहीं? ये हाँ, उस वक्त आया था 5 अगस्त से पहले ही नजीर लावे साहब को पार्टी से निकाला गया है, उसमें तो कोई शक तो अगर उन्हें निकाला गया था तो क्यों आपकी पार्टी की तरफ से एक तहरीरी खत स्पीकर साहब को नहीं गया, लोकसभा के स्पीकर को, राज्यसभा के चेयरमैन को, जिसमें यह कहा गया होता कि इन्हें हमने पार्टी विप के खिलाफ काम करने के लिए किया है, इसलिए हम इन्हें एक्सपेल करें, इनकी रुकनियत को खत्म किया जाए। आज तक ऐसा क्यों नहीं हुआ? यह भी तो डबल क्रॉस है। देखिए, जहां तक खत का सवाल है जो राज्यसभा में भेजना था, उसके बारे में मुझे तो पता नहीं है, लेकिन यही तो लावे साहब कह रहे हैं कि पार्टी को पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है। नहीं, पार्टी का जब तक हमारी चीफ जो है वो बंद है, कोई मीटिंग हुई आपकी डिस्प्लिनरी कमेटी को? कोई मीटिंग हुई आपकी? लेकिन नजीर साहब, 1 साल के अंदर कोई मीटिंग हुई पार्टी के लीडर्स की? हाँ, मीटिंग हुई। मैंने क्या उसमें यह डिस्कस हुआ कि क्या कुछ हुआ है पार्टी के अंदर? पार्टी के अंदर हम सिर्फ वेट कर रहे हैं महबूबा जी का, हम यही कहते हैं। 1 मंथ से होगा, महबूबा मुफ्ती जी बाहर आएंगे तभी फैसला होगा। बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। सही ग्रुप कंटिन्यू कीजिएगा अपनी बात पर। एक चीज बड़ी बात जो आ रही है कि महबूबा मुफ्ती बाहर आएगी तब हम डिसीजन लेंगे। आपको हर वक्त बता रहे हैं कि हमने उनको पार्टी से निकाला है। देखिए गौर, मैं आपको बताऊं कि अभी जो पीडीपी का जो सेटअप अभी है, जैसे नजीर तो साहब ने कहा कि वही सेम वैसा ही है कि जो अगर महबूबा मुफ्ती जी अभी बंद है, जो उनकी सेकंड लीडरशिप है, उनके जो सीनियर लीडर्स हैं, वो अगर घरों में नजरबंद है, उनसे लोग मिलते भी हैं, वो बाहर भी हैं, क्या कोई स्टेटमेंट क्यों नहीं आया उनकी तरफ से? एक सवाल है, शायद लोग भी इस पे बात कर रहे हैं और जो पॉलिटिकल एनालिस्ट है वो भी इस पे बात कर रहे हैं, और बार बार जो पीडीपी की लीडरशिप है वो सिर्फ एक ही बात कह रही है कि महबूबा जी बंद है, जब महबूबा जी बाहर आएगी तभी कोई फैसला लिया जाएगा। तो इस वजह से तो यह फैसला किसने लिया कि इनको पार्टी की बुनियादी रुकनियत से बाहर किया जाए? ये तो बड़ा सवाल है ना। जब सब फैसला महबूबा जी ने लेना तो यह फैसला किसने लिया?
नहीं, वो फैसला वहां पे उन्होंने लिखा कि वो फैसला मापा जी ने ही लिया था कि इनको पार्टी की रुकनियत से बर्खास्त किया जाए, और जो भी लीडर्स आज तक पीडीपी से या अगर कोई खुद निकला है या जिसको एक्सपेल किया गया है, तो वो डिसीजन तो ये पार्टी लीडर्स तजम्मुल के पास चलेंगे। अभी जो तजम्मुल ने जिक्र किया था कि सोशल मीडिया साइट्स जो है पीडीपी का आप पेज भी देखेंगे ऑफिशियल, वहां जब एक्सपेल करने की बात आई उसके बाद भी इनके नाम या फिर उनकी वीडियोस मिलती रही। ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर भी इस तरह के अभी भी मैं कुछ ट्वीट्स देख पा रहा हूं जहां पर इनका जिक्र बार बार किया गया। जब भी कभी पार्टी की तरफ से कोई स्टेटमेंट ऑफिशियल आया महबूबा मुफ्ती के ट्विटर हैंडल से या फिर पार्टी का दूसरा जो ट्विटर हैंडल बना है वहां भी इनका जिक्र किया जाता रहा। फिर ये कंफ्यूजन और क्योस क्यों? पार्टी के बड़े चेहरे छोड़ते जा रहे हैं, अलग हुए, क्या वो दबाव पार्टी पर है? आसिफ साहब देखें, ये दरअसल नजीर इत्तू साहब ने जहां अपनी बात रखी कि मैं आपको थोड़ा सा अलॉट करता हूँ कि जब रियासत जम्मू कश्मीर हुआ करती थी और मरकज ने फैसला किया कि अब भारतीय जनता पार्टी ने पीडीपी से सपोर्ट वापस लिया, उसके बाद महबूबा मुफ्ती काफी टाइम घर में रही। टेलीविजन चैनलों पर उन्होंने कई बार डिबेट में हिस्सा लिया, कई बार बाहर भी आई और उन्होंने पुलवामा में कई एक जगहों का दौरा भी किया। उस दौरान पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की लीडरशिप ने नजीर अहमद लावे और फयाज अहमद मीर को पार्टी का व्हिप डिफाई करने की पादाश में पार्टी से उन्हें मुस्तफी होने के लिए कहा गया था। यानी जब चीफ मिनिस्टर की कुर्सी खत्म होने के बाद नजीर अहमद लावे और फयाज अहमद मीर दोनों का जो रुख था, कई पीपल्स कॉन्फ्रेंस की तरफ था, कई दूसरी पार्टी की तरफ, उसके बाद नजम शिफ्ट या इंडिसिप्लिन की पादाश में दोनों को निकाला गया। उसके बाद एक डिसिप्लिनरी कमेटी बनी, यानी निकालने का मतलब है कि राज्यसभा में आप लेटर भेजेंगे, उसके बाद वहां पे कोई ऐसा व्हिप नहीं है जहां पर नजीर लावे साहब और फयाज मीर साहब के लिए दरवाजे बंद हो जाएंगे। उसके बाद डिसिप्लिनरी कमेटी बनी, लेकिन उसके बाद जम्मू कश्मीर में तस्वीर बदल गई, महबूबा मुफ्ती जेल चली गई, उसके बाद लीडरशिप बंद हो गई, मुझे लगता है उसमें पेशरफ नहीं हो सकी। लेकिन यही तो सवाल है ना तजम्मुल, बड़ा सवाल है। अगर पार्टी व्हिप के खिलाफ दोनों लीडरों ने काम किया, उन्होंने 5 अगस्त की डिबेट में हिस्सा लिया और उसके बाद लगातार वो पार्लियामेंट सेशन स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग को ज्वाइन करते रहे, एक चिट्ठी भी श्रीनगर से लोकसभा सेक्रेटरीट को नहीं गई है जिसमें यह कहा गया हो कि इनकी बुनियादी रुकनियत को खत्म किया जाए। सवाल तो यह है, कंफ्यूजन तो यह है। उसके बाद रात तक भी बयानात जो आते रहे, जब किसी की ताजियत थी, कोई मसला था, तो उसमें नाम इनके आते रहे। बिल्कुल गवर साहब, बिल्कुल वहीं पे मैं बात अपनी जारी रखूंगा कि जब जम्मू कश्मीर में सब कुछ बदल गया, उसके बाद शायद पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की यूथ विंग जो है या सेकंड लाइन थर्ड लाइन लीडरशिप है, उन्होंने कहा चलो अब चूल्हा जलता है, इसमें लबड़ी चल रही है, कम से कम पीडीपी का कोई लीडर कहीं पर बात तो करता है, पार्लियामेंट में करता है, कहीं पे आके करता है। यानी पीडीपी के लिए क्रॉस चेक था कि क्या वो उनको रखें या निकालें, लेकिन आज लावे ने बाकायदा तौर पर ऑफिशियली ऐलान कर ही दिया। चलिए, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। दोबारा आपके पास लौटेंगे। बड़ी खबर के तौर पर हम आपको बता रहे थे कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए मुश्किलें जो है वो बढ़ रही है, एक के बाद एक लीडर बगावत के सुर पर है। पहले हमने देखा कि 1 दर्जन से ज्यादा लीडर अपनी पार्टी में चले गए और अब कुछ और लोग जो है वो साउथ कश्मीर के अंदर इस बात से नाराज है कि पार्टी बुनियादी सतह पर नाकाम हो रही है और कहीं पर भी काम नहीं हो पा रहा है। बढ़ते जरा आगे और अब बात करते हैं जनाब कोविड-19 की, क्योंकि कोविड-19 का कहर लगातार पूरे मुल्क के अंदर बढ़ रहा है। आंकड़े आपको मुल्क के बाद में बताएंगे। जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के अंदर कोविड-19 का क्या कुछ हाल है और लॉकडाउन आज शाम को खत्म होना है, कल से जिंदगी रफ्तार पकड़ सकती है, इस तरीके की उम्मीद लगाई जा रही है, लेकिन क्या कुछ है आसिफ आपको तफसीलात के साथ बताएंगे। बिल्कुल, मुल्क भर के साथ साथ जम्मू कश्मीर के अंदर भी इस वक्त सिचुएशन कुछ ऐसी बनी है। एक बड़ी खबर हम आपको बताएंगे इस वक्त कोविड-19 को लेकर, क्योंकि लगातार रिकवरी रेशो भी है वो दीगर रियासतों और यूनियन टेरिटरीज के साथ बढ़ रहा है, लेकिन उसके साथ साथ बड़ी खबर प्ले कर दीजिएगा इस वक्त कोरोना वायरस को लेकर, जो इस वक्त मुल्क के अंदर जो तबाही मची हुई है, 14 लाख के पार मुतासरीन की तादाद पहुंच चुकी है, लेकिन जम्मू कश्मीर में भी इस वायरस से मजीद अमवात हुई है और ये तादाद बढ़कर अब तक जो इस वायरस से जान से हाथ धो बैठे हैं 318 तक तादाद पहुंची है और कोरोना के मरीजों की एक बड़ी तादाद जम्मू कश्मीर यूटी के अंदर भी मुतासरीन की तादाद इस वक्त 18,000 के करीब पहुंच चुकी है। आज जब केसेस नए आएंगे तो ये 18,000 के पार हो जाएगी और इसके साथ साथ इस वक्त कुल मिलाकर जो जम्मू सूबे से पिछले 24 घंटे के दौरान 136 मामले रिपोर्ट किए गए हैं, 479 केसेस जिनकी तस्दीक कश्मीर वादी से हुई है, कश्मीर सूबे से हुई है, तमाम अजला से, जहां पर 479 केसेस सामने आए हैं। और इस वक्त बड़ी खबर ये कि 14 लाख के पार मुल्क के अंदर इस वक्त कोरोना मुतासरीन की तादाद पहुंच चुकी है। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको रिकवरी रेट की बात कर रहा था, तो जो जम्मू कश्मीर के अंदर इस वक्त कुल मिलाकर जो हमारे सामने केसेस हैं ओवरऑल पूरे मुल्क के अंदर वो 8% के करीब कोविड-19 के पॉजिटिव केसेस पाए जा रहे हैं और
जब हम स्टेट वाइज या यूटी की बात करते हैं तो 3 से 4% के बीच इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर भी डेली केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। और जो रिकवरी रेशियो था स्टेट के अंदर, यूटी के अंदर, वो पहले 63.37 तक जा पहुंचा था, लेकिन पिछले दिनों गिरते गिरते 52 तक आया था और 10 दिनों के अंदर कुछ हद तक रिकवरी रेशियो में बेहतरी आई है और 50 से 55% तक का इजाफा जम्मू कश्मीर यूटी के अंदर भी कोरोना मुतासरीन जो इससे पहले वायरस का शिकार हुए थे वो सेहतियाब हुए हैं। और बड़ी बात इसमें यह कि हर 24 घंटों के अंदर अब जो रिकवर लोग हो रहे हैं, जिन लोगों को रवाना किया जाता है घरों के लिए रवाना किया जा रहा है, उनकी एक बड़ी तादाद वादी कश्मीर के साथ साथ जम्मू सूबे से भी मुख्तलिफ हॉस्पिटल से सामने आई है। और डेली पिछले 3 दिनों से जो बड़ी तादाद है वो 100 के पार जा पहुंची, यानी जिन लोगों को सेहतियाब होने के बाद छुट्टी की जाती है वो 100 के पार, ये आंकड़े पिछले 3 दिनों के हमारे सामने हैं। अब जब हम गांधरबल डिस्ट्रिक्ट वाइज भी आपको बताते चले, 2 बड़े इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है जनाब, बांडीपोरा और गांधरबल, जो कश्मीर सूबे के हैं। वहां पर सबसे कम 2.3% यानी 2.3% लोग जो है वो पॉजिटिव रेट के अंदर आए हैं। और जम्मू प्रोविंस की जब हम बात करते हैं तो रामबन सबसे सरफहरिस्त है, 3.7% लोग वहां पर पॉजिटिव पाए जा रहे हैं और रजौरी में 2.1% लोग जो है वो पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। ये आंकड़े जो है वो सरकारी तौर पर हम आपको बता रहे हैं। इसके साथ साथ जब मरने वालों की तादाद हम देखते हैं, जहां मुल्क भर के अंदर 2.4% लोग कोरोना वायरस की वजह से मारे जा रहे हैं, वहीं पर 1.7% लोग जो है वो यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर के अंदर कोविड-19 की वजह से मारे जा रहे हैं। और इस वक्त ताजा आंकड़े भी जारी कर दिए गए हैं हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से, 49,931 नए मामले, ये बड़ी तादाद है। 24 घंटों के दौरान सबसे बड़ी तादाद मुल्क के अंदर, तमाम स्टेट्स और यूटीज के अंदर, 29 रियासतों और मरकजी इलाकों के अंदर अब तक की सबसे बड़ी तादाद 49,931 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं पिछले 24 घंटों के दौरान। और इन्हीं 24 घंटों में 708 लोगों की जान गई है कोविड-19 के बीच और यह तादाद बढ़कर अब 32,770 के पार जा पहुंची है। और मुतासरीन भी इस वक्त 14,35,000 से पार हो चुके हैं। सीधे रजौरी चलते हैं, जैसे जमशीद हमारे साथ ज्वाइन किए हुए हैं। जमशीद, जरा फटाफट से अपडेट कीजिएगा, क्या कुछ सूरत हाल है? ईद की आमद है और ईद की आमद के बीच रजौरी और पुंछ 2 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो हाइपर सेंसिटिव भी माने जाते हैं और हॉटस्पॉट के बहुत सारे इलाके इस वक्त वहां से हैं। देखो, बिल्कुल राजौरी में तो हालात दिन ब दिन खराब भी होते जा रहे हैं और अच्छी खबरें भी जरूर सामने आ रही हैं। जहां राजौरी में देर रात को 20 में 19 पॉजिटिव मामले सामने आए, मगर कल ही राजौरी से 58 लोग इससे रिकवर होकर घर को भी लौटे, ये भी एक अच्छी खबर सामने आई थी। मगर पुंछ में कोविड-19 को चलते हालात बहुत बेहतर हैं राजौरी के मुकाबले में, जहां से इस तरह का केस कोई सामने नहीं आया। मगर कल जरूर एक केस ऐसा पुंछ से भी सामने आया, जिसके बाद पुंछ इंतजामिया के लिए भी कुछ चैलेंज खड़े हुए, क्योंकि वो एक जम्मू कश्मीर बैंक का एम्प्लॉय था। लोगों ने इलाके से उसके बाद उस ब्रांच को भी सीज कर दिया। मगर राजौरी तक के जहां तक हालात है, राजौरी में अभी भी बंदिशें पूरी तरह आयद हैं, क्योंकि ईद की आमद है। लोगों में उम्मीद थी कि आज शायद कुछ राहत दी जाएगी, मगर ऐसा कोई सामने नहीं आया। सिर्फ इंतजामिया की तरफ से अगले हुक्मनामे तक ये बंदिशें आयद रखी गई हैं। आज भी पूरी तरह राजौरी में लॉकडाउन है, राजौरी का कोई भी हिस्सा आज भी नहीं खुला है। और दूसरी तरफ लगातार पॉजिटिव केस आने का सिलसिला भी लगातार ही जारी है। और देर रात को जिस तरह 19 नए मामले सामने आए, जिसमें राजौरी, कालाकोट, दरहाल, नौशहरा, सुंदरबनी इन इलाकों से भी ताल्लुक रखने वाले लोगों के मामले सामने आए। मगर कल शाम को ही राजौरी से 58 लोग सेहतियाब होकर अपने घरों को भी लौटे। 19 केसेस जो आए हैं जमशीद, एक बड़ी तादाद है जो गांव से दूर दराज इलाकों से ताल्लुक रखते हैं। ये लोग ऑलरेडी क्वारंटाइन थे या घरों में रहकर इनके पॉजिटिव केसेस आए? सर, ये इसमें आजकल राजौरी में सबसे ज्यादा तादाद उन लोगों की आ रही है जिनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, ना ये क्वारंटाइन में है। ये वो लोग हैं जो किसी पॉजिटिव कांटेक्ट के क्लोज में आने के बाद इस तरह इनके मामले सामने आए हैं। जिसमें सबसे ज्यादा तादाद उन लोगों की है जो किसी पॉजिटिव केस के रास्ते में आने के बाद। जम्मू भी चलेंगे, श्रीनगर का वापस रुख करते हैं, क्योंकि 500 के करीब नए मामले सामने आए हैं दोबारा से। और डेथ परसेंटेज जो हम बार बार आपको बता रहे हैं कि हर गुजरते दिन के साथ बढ़ रही है और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि वादी के अंदर ज्यादा डेथ्स हुई और 24 घंटों के दौरान 10 और लोगों की मौत हुई है। चलिए सईद रूप, अब जरा आपके पास चलते हैं पहले, उसके बाद तजम्मुल से भी बात करेंगे, क्योंकि खबर 2 बड़ी अहम है जिस पर डिस्कशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। जी, सबसे पहले सईद ये बताइएगा,
नॉन लोकल लेबरर्स के हवाले से लगातार खबर आ रही है कि जनाब वहां पर जो है टेस्टिंग फैसिलिटियां हो रही हैं। बानियाल के पास खबर हमने दिखाई थी, नहीं हो रही। वो कहते हैं जनाब जब टनल के इस पार आते हैं, कश्मीर वाले साइड पर आते हैं, तो टेस्टिंग फैसिलिटियां हो रही है और सरकार हर दिन आंकड़े जो वो दे रही थी। अब सरकार की तरफ से एक और बात जो है वो सामने रखी गई है, नॉन लोकल लेबरर्स के लिए 4 डिस्ट्रिक्ट के अंदर दोबारा टेस्टिंग जो है वो ऑन वॉर फुटिंग बेसिस पर की जाएगी। और ये जो 4 डिस्ट्रिक्ट है, ये अनंतनाग, पुलवामा, कुलगाम और बड़गाम डिस्ट्रिक्ट माने गए हैं। और कहा गया है सूबाई कमिश्नर पीके पॉल साहब की तरफ से कि कोविड-19 के पेश नजर इन इलाकों के अंदर जहां जहां पर ये लोग ठहरे हुए हैं वहां पर रैपिड टेस्टिंग करवाई जाए, ताकि जो लगातार खबरें आ रही हैं उस पर रोक लगाई जाए। एक तरफ से अगर एक टेस्ट हुआ है, दूसरा टेस्ट करने का क्या माने है? यानी जो हम खबर बता रहे थे कि बिना टेस्टिंग के लोग बटून तक आए हैं, ईंट मालकान और क्वारीज के अंदर आ चुके हैं, वो कहीं ना कहीं सही है, ये उसकी तस्दीक है। जी, ये बराबर इसकी तस्दीक है, क्योंकि जो ही खबर हमने गुलिस्तान पे की थी उसके बाद ही इस तरह का डिसीजन आया कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि वहां पे रैंडम टेस्टिंग की जाएगी जहां पे भी ये बाहर के लेबर्स है। गौर मैं आपको बताऊं जो फिगर्स कल आए हैं, अगर हम बडगाम डिस्ट्रिक्ट की बात करें 88 पॉजिटिव केस आए जिसमें 74 लेबरर्स है, तो एक अच्छी खासी तादाद जो है लेबरर्स की जो है वो पॉजिटिव आ रहे हैं। और इस वजह से अब इनके साथ जितने भी लोग हैं ना उनको कोई क्वारंटाइन किया जा रहा है ना उनकी मूवमेंट बंद की जा रही है, तो एक परेशानी वजह से जिसकी वजह से अवामी हलकों में जबरदस्त वो कह सकते हैं शदीद गम गुस्सा है इस हवाले से। और कई बार लोग जो है वो मीडिया के सामने आए और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए खुल के उन्होंने बात की कि जिस तरह एडमिनिस्ट्रेशन जो है खेल रही है लोगों की जानों के साथ। और इस वजह से अब इस तरह का फैसला लिया गया है कि और बेहतर भी यही है कि क्योंकि अब अगर वहां से लेकर जहां तक इनको जाना था, जिन जो बटमालकान के पास इनको जाना था वहां तक इनके सैंपल्स नहीं लिए गए, क्योंकि काफी ऐसे लोग हैं जब उनसे बात करते हैं वो बोले हमारे तो सैंपल्स नहीं लिए गए हैं। और कुछ ये भी कह रहे हैं कि ये बीमारी तो बड़े लोगों को हो रही है, गरीबों को नहीं हो रही है। इस तरह की बातें ये लेबरर्स कर रहे हैं। चलिए आप रुकिए, हमारे साथ मैं आऊंगा दोबारा आपके पास। बड़ा सवाल यही जो हमने उठाया था, उसका सजवाब जो है वो सरकार की तरफ से किया गया और कहा जा रहा है कि जनाब अब एंटीजन टेस्टिंग जो है वो इन 4 डिस्ट्रिक्ट के अंदर की। ये सिर्फ 4 डिस्ट्रिक्ट का सवाल नहीं है, जहां जहां पर भी है वहां पर ये टेस्टिंग रैपिड टेस्टिंग होनी चाहिए और उन्हें कन्फाइन किया जाना चाहिए कि वो एक ही इलाके के अंदर रहे। फिलहाल खबर जरा सईद आपके पास आ रहा हूं। तजम्मुल साहब, वो जरा मामला वेंटिलेटर्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि सरकार की तरफ से आंकड़ा जारी कर दिया गया जो मेरे पास थोड़ी देर पहले आया है। उसमें यह कहा गया है कि अब जनाब 250 नए वेंटिलेटर जो है वो कश्मीर सूबे के अंदर जो है वो बांटे गए हैं। और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर को 120 वेंटिलेटर मिले हैं। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बारामूला को 10 वेंटिलेटर दिए गए हैं। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग को 12 वेंटिलेटर दिए गए हैं। डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर के पास 50 वेंटिलेटर रखे गए हैं, जबकि 30 पोर्टेबल वेंटिलेटर जो है वो मेडिकल कॉलेज श्रीनगर को दिए गए हैं, जबकि इससे और इसके साथ साथ 25 वेंटिलेटर जो है वो डायरेक्टर हेल्थ सर्विस कश्मीर को दे दिए गए हैं। तो कुल मिलाकर इस तरीके से जो वेंटिलेटर जो 250 नए आए हैं ये बांटे गए। ये अच्छी बात है कि वेंटिलेटर्स हो अस्पताल के अंदर, अरेंजमेंट जो है वो सबसे ज्यादा हो। लेकिन खबर जो हमारे पास आ रही है वो ये आ रही है कि शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सोरा के अंदर ऑक्सीजन पाइपलाइन में फॉल्ट आ रहा है और लगातार ये फॉल्ट आ रहा है। अपडेट कीजिएगा, क्या कुछ तहकीक आपकी है? कंवर साहब, 20 जुलाई की बात है, शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सोरा श्रीनगर में जब कोविड-19 के सस्पेक्ट बेड पे बैठे थे, इस दौरान ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो रुक सी गई। उसके बाद मेडिकल सुपरिटेंडेंट ने उस वक्त कंफर्म भी किया, हाँ ऑक्सीजन सप्लाई रुक गया था, जिसके बाद ऑल्टरनेट लाइन्स का इस्तेमाल किया गया। जब तक ऑल्टरनेट और सब्स्टिट्यूट आपके पास पहुंच जाते हैं तब तक एक शख्स की मौत भी वाक़या हुई, और जिसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन ने हालांकि ये कहा कि उन्हें तमाम तर मेडिकल सहूलियात दी गई थी, लेकिन बदकिस्मत से कोविड-19 की वजह से वो नहीं बच सका। इसी के साथ शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस सोरा में श्रीनगर में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। जहां एक तरफ इसको यूनिवर्सिटी का दर्जा है, जहां इस तरफ इसको न सिर्फ MD DM बल्कि कई एक डिग्रियां हैं जो कि आपको अपने ही सिक्किम से यूनिवर्सिटी का दर्जा है इससे। बिल्कुल, यूनिवर्सिटी का दर्जा मिलने के बाद CRF का फंड भी मिलता है, उसके बाद आपको डिजास्टर मैनेजमेंट का पैसा भी मिलता है, जिसके लिए आपको न सिर्फ रोड, बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन, क्वार्टर, लेकिन जो मेडिकल एयर, जो मेडिकल केयर मिलना चाहिए था। मैं आपको बताऊं कि जब जम्मू कश्मीर के अस्पताल में कोई पेशेंट आता है, कुछ दिन कबल आपको शायद हैरानगी होगी ये बात जानकर कि ट्रामा वार्ड में एक पेशेंट को एडमिट किया जाना चाहिए था। उसके बाद डायरेक्शन गई इसको CD हॉस्पिटल भेजे। मुझे खुदा के लिए बताइएगा कि CD हॉस्पिटल इज मीन फॉर ट्यूबरकुलोसिस, मीन फॉर निमोनिया, वहां पे आपको
ये पेशेंट जो है, ट्रॉमा पेशेंट, जो एक्सीडेंट से उसकी टांग फ्रैक्चर हुई थी, वहां पे उसका इलाज कैसे होगा। एक और इंकशाफ आपको करूंगा कि जम्मू कश्मीर के इस अस्पताल में जो इस वक्त बहुत ही ज्यादा प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन है और बहुत ही मोतबर और अच्छे डायरेक्टरशिप की क़यादत में चल रहे हैं टीम, लेकिन अभी तक उनका स्टाफ का अभी तक कोविड टेस्ट नहीं किया गया। ये हैरानगी होगी। और जब एक सरबराह का कोविड टेस्ट नहीं किया गया हो, जब उसके अमले का कोविड टेस्ट नहीं किया गया हो, जब एक सरबराह 50 से 60 डेलीगेट्स की मीटिंग अपने ऑडिटोरियम में लेता है, तो एमएचए की गाइडलाइन कहां पे रहती है। यूनियन, जहां जम्मू कश्मीर में हर अस्पताल में यूनियनिज्म है, उनकी जुबान पे ताले चढ़ाए गए हैं और वो कोई भी बात नहीं रख सकते हैं। जब मीडिया किसी अस्पताल की परेशानी को जाहिर या उजागर नहीं करता है, वो दूसरा शख्स कैसे आ जाएगा जो कह देगा कि कोविड-19 में सब कुछ ठीक ठाक। हेल्थ वॉरियर्स को अपना स्टेटस मिलने के बाद शायद ये पता लगा कि अब पेशेंट को, अटेंडेंट को आर्ग्यू करने का कोई हक नहीं बनता है। जब एक पेशेंट आता है तो उसको कितने ही परेशानियों से गुजरना पड़ता है, टेस्ट के लिए, बेड के लिए, बाकी चीजों के लिए, तो ये ऊपर वाला ही बेहतर जानता है। लेकिन सिक्किम में क्योंकि मैनेजमेंट जो है वो कंट्रोल कर रहे, इसके लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है खुद की मॉनिटरिंग करते हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी अतल दिलू उसकी मॉनिटरिंग करते हैं। लेकिन क्योंकि बीच में जो नक्शा था, अतल दिलू को जम्मू रुकना पड़ा, अहंगर साहब को यहाँ पर शायद वर्कलोड भी बहुत ज्यादा पड़ा होगा, इसके बाद उन्हें जेडी की नजर वगैरह रखनी पड़ती है। मुझे लगता है कि इंटरनल एडजस्टमेंट और मैनेजमेंट को कबूल करना होगा। आपको कुछ दिन पहले याद होगा कि सिग्नेचर को किस तरह से बहुत शुक्रिया सईद तजम्मुल हमारे साथ श्रीनगर से ज्वाइन करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया ये सारे अपडेट देने के लिए। सईद आप बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि एक और खबर जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जनाब, ईद की आमद है और ईद की आमद से कबल बाजारों को खोलना भी है। जो पहले ही सूबाई इंतजामिया की तरफ से हुक्मनामा था कि आज शाम तक बंदिशें रहेंगी, कल से बाजार जो है वो खुलेंगे। और ये कल से जब बाजार खुलेंगे तो इस चीज का बगौर इल्म रखिएगा और ख्याल रखिएगा कि कोविड-19 खत्म नहीं हुआ। आसिफ ने थोड़ी देर पहले आंकड़े आपको बता दिए हैं, मदीना शरीफ से लेकर मक्का शरीफ तक और दुनिया भर के अंदर किस तरीके की सूरत हाल है, इसको ध्यान में रखिएगा। बिल्कुल भी ये ना मानिएगा कि जनाब सूरत हाल बिल्कुल ठीक है। ये जरा सही बताइएगा पहले कि ये जो ईद से पहले खोलने वाला मामला है, किस तरीके के अरेंजमेंट जो है वो सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं। एक और ये भी हमारे पास खबर है कि सरकार ने आउटराइटली ईद उल अजहा पर किसी भी इज्तिमा को इजाजत नहीं दे दी है। सभी मस्जिदें और खानकाहें और ईदगाहें जो है वो बंद रहेंगी। जी 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 गवर्नर, कल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने मीटिंग ली है ईद के अरेंजमेंट्स के हवाले से, और हर एक डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर को कहा गया कि वो अपने डिस्ट्रिक्ट को अपने तरीके से देखिए कि किस तरह वहां पे मार्केट को यूज करना है, किस तरह लोगों को रियायत देनी है। मगर खासकर इसमें कहा गया कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसको अलाउ नहीं किया जाएगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट इन 3 दिनों में भी नहीं चलेगा। दुकानें किस तरह खुलेगी, हर एक डिस्ट्रिक्ट डीसी जो है वो अपने तरीके से एक प्रोटोकॉल बनाएगा। और क्या 3 दिन पूरी मार्केट खुल सकती है या ऑल्टरनेट तरीके से या कुछ और अरेंजमेंट्स करके खोली जाएगी, ये हर एक डिस्ट्रिक्ट को अपनी तरीके से करना होगा। मगर इसमें एक बड़ी खबर ये आ रही है कि लोगों को उम्मीद थी शायद ईद की नमाज के हवाले से सरकार फैसला लेगी और सरकार अलाउ करेगी कि ईद की नमाज हो। मगर जो सूबाई इंतजामिया ने अब फैसला लिया है हर एक डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर के साथ मीटिंग लेके, तो अब ये फैसला आया कि ईद की नमाज पे पाबंदी रहेगी, ईद की नमाज जो इज्तिमात है वो नहीं होंगे। मस्जिदें और खानकाहें मुसलसल उसी तरह से मुकफ्फल रहेंगे जिस तरीके से हमने कोविड-19 के पहले लॉकडाउन ऑर्डर के तहत देखा था। लेकिन अब जो एक और बयान इस वक्त जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से जारी किया जा रहा है, वो ये भी बताया जा रहा है कि जनाब अनलॉक तो होगा, यानी कल तो खुलेगा ही खुलेगा, लेकिन चलने की इजाजत सिर्फ उसको होगी जो मास्क पहनकर होगा और जो फिजिकल डिस्टेंस का ख्याल रखेगा। ईद की आमद पर बाजारों के अंदर गहमा गहमी तो थोड़ी बहुत होगी। कितना मुश्किल टास्क है पुलिस के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, और कितना बड़ा इम्तिहान लोगों के लिए भी है। देखिए, बहुत बड़ा इम्तिहान है, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी एक बड़ा टास्क है, क्योंकि जो एक्सपीरियंस अब हमारे सामने है कि जो इससे पहले अनलॉक हुआ है, फिर अगर हम जो मेडिकल एक्सपर्ट्स से जो उनकी राय है, जो वो बात कहते हैं, वो कह रहे हैं कि अनलॉक होने की वजह से हमारे सामने इस तरह की सिचुएशन आई है। अब 3 दिन में किस तरह का प्रोटोकॉल सेट किया जाएगा, क्योंकि ट्रेडर्स से पहले ही कहा गया है कि अगर कस्टमर्स को किस तरह आपको अलाउ करना है, क्या ईद का रश जिस तरह रहता था, क्या अगर उसी हिसाब से रहा तो क्या प्रोटोकॉल सेट रहेगा, क्या लोग सोशल डिस्टेंस मेंटेन कर पाएंगे। और मास्क के हवाले से गवर्नर, मैं आपको बताऊं कि कई लोगों की राय है, अभी भी मुझे कुछ लोग SMS कर रहे हैं कि सरकार को चाहिए वो एक बड़ा सा फाइन इसमें रखे। ये 500 रुपए या 150 रुपए से लोग शायद नहीं मांगते हैं। अगर कुछ ऐसा बड़ा फाइन रखेंगे शायद जिसको लोग जिसकी भरपाई नहीं हो सकती है,
तो तभी शायद लोग मास्क पहने, क्योंकि अभी भी उस तरह की तो सैयद क्या ताजिरों की तरफ से भी नहीं पहन रहे। इससे पहले कोई एग्रीमेंट अनलॉक या रिलैक्सेशन के बीच में इंतजामिया के साथ किया गया है? आसिफ, आपका सवाल मैं सुन नहीं आया। ताजिरों की तरफ से भी कोई बात, कोई मुशावरत की गई है इंतजामिया के साथ, ताकि जो रिलैक्सेशन है उसके बीच में कम से कम एसओपीज का ख्याल रखा जाए? देखिए, इससे पहले भी बात हुई है, और ताजिरों के हवाले से मैं कहूं कि कुछ ताजिर तो पहले ही ग्राउंड पे आए थे और उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बात की कि लॉकडाउन नहीं किया जाए, क्योंकि उनके बिजनेस के हवाले से जो बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट है वो खराब हो रहे हैं। कई ऐसे ताजिर हैं, अंजुमन है, जिन्होंने कहा नहीं लॉकडाउन होना चाहिए। अब आज भी जिस तरह अब कल से मार्केट खुलने की बात है, बाज़ाब्ता तौर पर इनके साथ बात हो रही है। अगर हम शायद श्रीनगर की बात करें, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट में उस तरह की जो अंजुमन है वो ज्यादा काम नहीं कर पा रही, मगर श्रीनगर के हवाले से बात करें, क्योंकि श्रीनगर की अंजुमन डिस्ट्रिक्ट को भी हैंडल करती है, तो इस हवाले से वहां पे अभी बराबर बातचीत चल रही है, मीटिंग का सिलसिला आप बने रहिएगा हमारे साथ। मैं जरा बढ़ता हूं अपनी एक और खबर की, और कल क्या कुछ होगा वो तो कल आपसे जरूर हम जानेंगे, जब आप ग्राउंड जीरो पर होंगे किस तरीके की हलचल होगी। इरफान को भी हम खड़े करेंगे कल। लेकिन ये बताइएगा, अब जरा एक और खबर की ओर पहले चलते हैं। वो खबर ये है कि जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स ऐसे थे जहां पर मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स यानी पैसों की खर्च या बद इंतजामी के मामला सामने आए, और फिर हमने देखा कि सरकार ने बड़े पैमाने पर तहकीकातें भी चलाई हैं, और फिर उसको और स्ट्रीमलाइन करने के लिए प्राइवेटाइजेशन की भी बात हो रही है। कुछ इदारों को आपस में जम किया गया, जैसे हैंडलूम कॉर्पोरेशन और हैंडीक्राफ्ट को आपस में जम किया गया, लेकिन अभी तक भी किसी को नहीं पता कि कौन चेयरमैन है, कौन एमडी है, कौन कहां पर है, ये तो दूसरा सवाल है। लेकिन इन इदारों के अंदर जब कोई खर्च होता है, जब मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स होता है, तो एक बड़ा सवाल है। 300 करोड़ रुपए का मामला जनाब जैकफेड के अंदर था, और ये उस वक्त सामने आया था जब शायद अवामी हुकूमतें भी यहां पर थी, और अवामी हुकूमतों ने खुलकर इस पर जनाब सियासत भी की। मुझे पूरा याद है सन 97 में, सन 2000 में किस तरीके से, 2002 में किस तरीके से हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमाओं ने सरकार को कोसा, फिर जब वो सरकार में नहीं रहे, वो हिज़्ब इख्तिलाफ में आए तो उन्होंने उनको कोसा। मसला यह था कि अकाउंटेबिलिटी पैदा की जाए। खबर इस वक्त जो हमारे पास सईद रूप थोड़ी देर में आपको ब्रेक करने जा रहे हैं वो ये है कि 300 करोड़ रुपए का स्कैम जैकफेड के अंदर था, मिसएप्रोप्रिएशन एंड एम्बेजलमेंट ऑफ फर्टिलाइजर्स के नाम पर हुआ था। उसके बाद सरकार ने बाज़ाब्ता तौर पर एक कमेटी बनाई थी, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने इस बात का इंकिशाफ किया कि जनाब गड़बड़ हुई है, और गड़बड़ जो हुई है उसमें क्या कुछ हुआ है सारी डिटेल्स वहां पर आई हुई है। लेकिन रिकवरी के नाम पर क्या कुछ हुआ, सीधे सईद रूफ के पास चलते हैं। सईद जरा अपडेट कीजिएगा, जैकफेड अब रहा नहीं, लेकिन क्या जो पैसा हजम किया गया, जो डकारा गया है, जो एक्सचेकर को नुकसान हुआ है, क्या उसकी कोई सुनवाई आज के दिन में भी नहीं होगी? जो बुलंद दिमाग दावे किए जा रहे हैं कि जनाब अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो गई है जनाब। देखिए गौर, बदकिस्मती है कि अगर यहाँ पे हम सरकारों की बात करें या अभी जिस तरह की इंतजामिया है जहां पे अकाउंटेबिलिटी की बातें हो रही, तो मगर ये अकाउंटेबिलिटी सिर्फ कागजों तक ही महदूद रहती है, ग्राउंड पे ये अकाउंटेबिलिटी कहीं दिख नहीं रही है। जैकफेड का मामला है, 300 करोड़ रुपए का स्कैम हुआ था उस वक्त, और उस वक्त जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी थी, पिलर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी थी, उन्होंने जो रिपोर्ट शाया की थी उसमें कहा गया था कि उस वक्त के जो एक्साइज कमिश्नर थे गवर्नर एमएम भट्ट साहब, उन्होंने भी इस बात का इंकशाफ किया था कि जो फर्टिलाइजर्स की गाड़ियां जो एक तो अनंतनाग जानी थी, दूसरी राजौरी जानी थी, उन्होंने जो पोल पोस्ट है वो क्रॉस ही नहीं किया, मतलब वो अपनी जगहों पे वो गाड़ियां पहुंची ही नहीं, और वो फर्टिलाइजर कहां पे गया ये अभी तक सवाल है। और गवर्नर मैं आपको बताऊं कि उस वक्त सरकार ने अगर अकाउंटेबिलिटी की बात की थी, उनके खिलाफ कार्रवाई करने की बात की, मगर कार्रवाई के बदले में उनको मिला, उनको रिवार्ड दिया गया। जो उस वक्त के डीएम थे, एमडी थे, या उस वक्त के जनरल मैनेजर थे, उनको आईएएस और केएस के कार्डर दिए गए थे। ये सरकार की अकाउंटेबिलिटी है। अभी जैकफेड की बात करें, जैकफेड रहा नहीं, मगर पैसा गया कहां अभी तक ये सवाल बना हुआ है। ना सरकार ने, ना इंतजामिया ने, ना किसी भी ने इस पे बात की कि इतनी कसीर तादाद रकम आखिरकार गई कहां। ये सरकारी फंड है, ये सही आप बने रहिएगा हमारे साथ। दोबारा आपके पास लौटते हैं। ये तो सरकार का हाल था। पोस्टमार्टम एक रिपोर्ट छोटी सी हमने आपको बताई थी, उस महकमे की जिसे वाइंड अप किया गया। अब इस पर कोई पूछताछ नहीं होगी कहीं पर भी जनाब, ये आप याद रखिएगा। सिर्फ आपकी याददाश्त के लिए जो ये नारे देते हैं जनाब अकाउंटेबिलिटी पैदा होगी जी, सब कुछ दुरुस्त हो गया, ये उनके लिए भी एक आई ओपनर है और एज ए मिरर के तौर पर है कि क्या कुछ यहाँ पर हुआ है, और उनके दौरे इख्तिदार में और उनके हिज़्ब इख्तिलाफ के होते हुए भी ये सारी चीजें हुई हैं। फोन कॉल्स भी जनाब आना शुरू हो गई हैं। फोन कॉल्स हम जरूर आपकी शामिल प्रोग्राम अब करेंगे। आप कॉल कीजिएगा हमारे नंबर पर, बराह रास्त अपने इलाके की बात रखिएगा। लेकिन बात रखने से पहले
एक चीज जो काफी इंपॉर्टेंट आपसे हाथ जोड़कर दरख्वास्त है वो ये है कि आप अपने टीवी का वॉल्यूम कम करेंगे, मुख्तसरन बात करेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा कॉलर्स को हम ले सके। जनाब कॉल देना ट्रांसफर कर दीजिएगा, लेकिन तब तक जब तक कॉल आप ट्रांसफर करेंगे, चलिए पहली कॉल आ गई है। पहले कॉलर आज के प्रोग्राम में हमारे साथ हैं, लाइव हैं, और उससे पहले आप सबसे ये गुजारिश रहेगी हमारी, आप कॉल करेंगे तो एक बार फिर से ये इस बात को दोहराते चलें कि अपने टीवी सेट्स का वॉल्यूम कम रखें, आवाज म्यूट रखें या बंद रखें, ताकि आप अपनी बात प्रोग्राम में सही तरीके से पहुंचाएं और हम भी सुन सके। पहले कॉलर हमारे साथ हैं, कौन सा, आप कहां से बात कर रहे हैं? हेलो जी, अपना नाम बताएं, कहां से बात कर रहे हैं? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गौर से तुझे वारे नाराज उमर कॉलोनी लाल बहादुर भी। शुक्रिया हजूर कॉल करने खतरज अल्हम्दुलिल्लाह सेरी ठीक पर कातवनी मस पानी अरे लाल बहादुर उमर कॉलोनी भी आपसे 5 लाइन अहनस ये इंटरकनेक्टेड 5 लाइन, लेकिन मगर यह लाइन नंबर 3 है, यह कनेक्टेड गसान मलबाग दरगाह सोरा से प्रेशर जबरदस्त कुका बिल्कुल अर्दस मज करो कैसे दिसंबर जनवरी मज ड्रेन ऑलरेडी ड्रेन जी चुनाई कलानस मज आयन बो खन नव ड्रेन 1.5 फुट पाइप त्रोहस पे तम सात अर्दस पे तिथे पे सड़क ना सरफेसिंग कर नकलन त्रावन। चलिए शुक्रिया कॉल करने खतरज 2018 में काम किया गया, उसके बाद सड़क को ठीक करना था, जो एक सेट क्राइटेरिया, जब एक डिपार्टमेंट सड़क को उखाड़ता है, ड्रेन बनाता है, पाइप डालता है, तो दूसरे डिपार्टमेंट का काम बनता है कि वो आके इसको सुधारे। लेकिन 2018 चला गया जी, 2019 भी चला गया जी, 2020 भी गया, अभी तक वो काम हुआ नहीं है। जबकि आप इस बात का यकीन मानिए कि बजट में बाज़ाब्ता तौर पर एलोकेशन ऑफ फंड्स इस चीज की होती है। एक और कॉलर हमारे साथ है जी। जी, कौन साहब कहां से बात कर रहे हैं? हेलो जी, अपना नाम बताएं, कहां से बात कर रहे हैं? मैं सुंबल से बात करता हूँ। जी हजूर, सुंबल सोनावारी से। जी 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 बताइएगा। हमारा एक ये सड़क जो है ना नरेगा से गाँव तक, जी नरेगा सड़क से गाँव तक क्या क्या है मेरा मान मकबूल बाट वंगीपोरा मकबूल साहब बंडपुर इलाके खबर अहन बांडीपोर इलाके बहुत वंगीपोर बसान अगर यु रूद पे मामूली लांग बूट पे नमाज पे इस्तेमाल करो खुदा हाजिर नजर थी आब खसान तो पे कमी इसलिए बह गया R&D वालन फिर तमो वो गरा डीएन वो एक्सटेंडस वो क्या मगर यप तील खस्त गम सारी आव तील त्रावन ये न तील तो न SDM साहब गया कत वत तिम वो तमिस R&D चलो शुक्रिया कॉल करने खतर R&D के जिम्मेदारों तक बात पहुंचाई, माना भी है, लेकिन अभी तक हुआ नहीं है। हो सकता है कोविड की वजह से कुछ चीजें रुक भी जाती हैं बीच बीच में, लेकिन हमेशा हम कभी मिलिटेंसी, कभी हड़ताल और कभी कोविड को सामने रखकर तरक्याती मंजरनामे को नहीं रोक सकते। अब हमें इस चीज की आदत भी डालनी होगी। एक और कॉलर भी हमारे साथ है जी। जी, अपना नाम बताएं, कहां से बात कर रहे हैं? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, अपना नाम बताइए, कहां से? मैं रियाज अहमद बात कर रहा हूँ, बिलाल कॉलोनी ज़कोरा से। जी जी, हजरत गई 5-6 वरी 8 वरी बसान या कॉलोनी डेवलप गमतिस, मगर कह इंतजाम यह आब नेरन किचन वेस्ट बाथरूम लेटरिन सप खम वन, मगर अत नेरान कह आब सोरे गसान जमा अथ मज प्रॉपरली कतन ये कॉलोनी? यह बिलाल कॉलोनी ज़कोरा अबू बकर लैन। बिलाल कॉलोनी ज़कोरा अबू बकर लैन, ठीक है। बिल्कुल गई तौर गई तमो वो सोजो नफर तो मगर सूजिक नफर न कहें। चलो, उम्मीद है कि श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो कमिश्नर सेक्रेटरी साहब बहुत ज्यादा एक्टिव हैं, वो इस मामले की ओर तवज्जो देंगे, क्योंकि ये बुनियादी मामले हैं जनाब। जब ड्रेन नहीं होगी, पानी बाहर नहीं आएगा, तो फिर आगे परेशानियां काफी ज्यादा होती हैं। एक और कॉलर भी हमारे साथ है जी। जी, कौन साहब कहां से? हेलो, मोहम्मद नसीर अहमद हाजिल से। जी बताएं।
नशीब पे सनवाज मजस मज सैन बागन सत वाबस्त मगर बदकिस्मती पे दो वरियो पे बाग दवा ये लुक कर शक ये सैलम डुप्लिकेट अच्छा ये पे नुकसान गसान पे गवर्नमेंट हरकत मज ये बदकिस्मती सान थम तमो सानो दानो एग्रीकल्चर हार्टिकल्चर अफसर पन पन रिश्तेदार तमो कर खराबी दवा डुप्लिकेट कर इसलिए मे वो दवा छिड़काव करान यह दवा सही कह मगर अमल में वुचा जनाब यह वजह तुम वो सान बागन तूतन वो तूतन क्या बाग दवा छेक कि मे वो पत्म वरी तो चीफ सेक्रेटरीस मे वो करो कम कोऑपरेटिव सोसाइटी अगर मज तुम बनाओ कोऑपरेटिव सोसाइटी दियो तुम दवा क्या बेरोजगारी कम पढ़ा लिखा लुकन बन रोजगार ये कम से कम जिम्मेवार शख्स कन दवा कनान बदकिस्मती पे पांचों 6 वरी पर सानो सैयदानो ये रिश्तेदार हार्टिकल्चर दफ्तर एग्रीकल्चर दफ्तर वो सेकंडल सन वो सेकंडल वो चाहे RNB वो PHE वो अहम और हसास मामले कि दवा सप्लाई यह स्ट्रीम लाइन गई दवा गो सही वातन गोडनिक मौके ये सात इस कॉल मे लट असेंबली प्रोसीडिंग्स रिकॉर्ड वुचम गसान तब हमेशा हंगाम तो वावेला कि दवा न सही हुकूमत वन दिमो टीम बनाओ तशखीस करो पत वनो पे कमिस पृछो तो ये मामले बिल्कुल सही तुंद कत बिल्कुल इतफाक कर हमारे साथ इस वक्त हैं जी। कौन साहब कहाँ से? जी अपना नाम बताएं, कहाँ से बात कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम, मैं जनाब खाक से अर्ज कर रहा हूँ। जी जी बशीर अहमद साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जनाब तुम मुबारक गुलिस्तान न्यूज़ ये लाइव प्रोग्राम करो लुकन मसले गसन अम हल तो आश तो उम्मीद लुकन मुबारकबाद। शुक्रिया शुक्रिया कॉल करने तुम वन पे इलाक मामले क्या खत रोड वाइडिंग अगर पत वो लुकन सत थोड़ा तनाज़ जमीन वमीन पे लुको जमीन वमीन अत कहें थोड़ा बाजर बिछाव तो वन रोड गमत खब यह अर पाथन टू खाग आरी पाथन टू खाग यह RNB बनावान। अच्छा वन क्या वन वन मेग्रामाइज कर अत वो परस पे कोर कहें पे दोक वो प्रस पे वोक परस वो करो यह पे गो ना कहें वो यह खब डोब गमत सड़क हजरत वान पे बनान नेर मतलब वान दुकान बंद कम्प्लीटली गर्द आलूद तूत बलाई गसान आलू तुल बेमार तुंदिस इलाकस अंदर बडगमिस अंदर महकम सह इंतहाई काबिल तिम दिन ओकुन जोन और स्पेशली डिप्टी कमिश्नर बडगाम साहब भी इस मामले की ओर देखेंगे और मातहत अमले को जरा डायरेक्शन दें कि ये इशू जो है वो एड्रेस भी हो सके। एक और कॉलर जी हमारे साथ है जी। हेलो कौन साहब कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी मैं हिलाल अहमद तेली महल बंगला बाग जो कि ओल्ड टाउन में आता है जी। हमारे 2 मालों के बीच माले बंगले बाग और औरमपोरा के बीच एक नाला गुजरता है जो सीधा पहाड़ी से आकर दरिया जहल में जाता है। उसके ऊपर एक संप भी है जो उसका वो गंदा पानी उस नाले से ही गुजरता है। मगर अफसोस की बात है कि वो नाला पूरा गंदा हो चुका है जिसपे बहुत सा कूड़ा करगटे आसपास के लोग भी डालते हैं। मगर मेरी एज अभी इस साल होगी लगभग 40 साल से ऊपर, मगर मैंने कभी जिंदगी में एक बार आज से 20 साल पहले मैंने देखा कि उसकी सफाई हो रही है। तब से आज तक कोई सफाई नहीं हो रही है। हमने बहुत बार और इक़्तिदार से भी इसके बारे में बातचीत की लेकिन कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। आप देखिए इस वक्त कितनी सफाई की तरफ ध्यान दिया जा रहा है। ये बात सच भी है कि सफाई जो है ये सही है, मगर हमारा जो ये नाला है मेहरबानी करके आप तक पहुंचाए। वो बहुत शुक्रिया, आपकी बात जो है वो हुक्काम सुन रहे हैं। एक और कॉलर भी जनाब ज्वाइन करवा दीजिएगा जी। कौन साहब और कहां से? हेलो जी सिदरा से जी। कहां से? जम्मू से जी बताइएगा। 3 दिन से हमारे इस एरिया में लाइट नहीं है। सिदरा के अंदर? जी हाँ, असराबाद सिदरा जम्मू के अंदर 3 दिन से लाइट नहीं है, वजह क्या है जनाब? जब ट्रांसफार्मर में फॉल्ट है लेकिन इनको बताया भी गया लेकिन इसको दरअंदाज कर देते हैं हमेशा। कौन सा एरिया है सिदरा में आपका? ये असराबाद असराराबाद सिदरा।
चलिए, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। असराराबाद सिदरा जम्मू के लोग बता रहे हैं कि जनाब ट्रांसफार्मर खराब हो गया, इंतजामिया की नोटिस में लाया है लेकिन अभी तक ठीक नहीं हुआ। गर्मी कितनी ज़्यादा है जम्मू के अंदर, इसका एहसास शायद उन लोगों को नहीं है जो एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स इस वक्त, अदरवाइज इतना लंबा समय नहीं जाना चाहिए था। एक और लास्ट कॉल दे दीजिएगा इस प्रोग्राम की। जी, कौन साहब कहां से? हेलो, अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। अपना नाम बताएं, कहां से और क्या मसला है? इलियास मीर, सूफीपुरा, पहलगाम। जी बताएं। जनाब ऐसा ना मकान बन सरकार जमीन तथा मलबरी ट्री तुल कुल तम दिख अच्छा, इस बन जमींदार तम कर सर तम नी तार थोत बिल्कुल कड़ पन्नस कागज मज मकान वकान कैसे बनावन सरकार महकमे मालकन जिम्मेदारन सत ना तिमन सह तमो कर तमो पसवर वसवर तमो तार वार पता कर पुलिस केस सर। अच्छा हाँ सर। चलो शुक्रिया कॉल करने बाबत। जिम्मेदार महकमे मालिक तुज का जरूर बता। एक आखिरी कॉल दे दीजिएगा प्रोग्राम की। लास्ट कॉल हम इस वक्त की ले रहे हैं क्योंकि प्रोग्राम वाइंड अप करना है। इसके बाद दो बड़ी बातें हैं जो आपके साथ शेयर करूंगा। आसिफ, लास्ट कॉल को जरा ले लीजिए। जी, कौन साहब कहां से? हेलो जी, अपना नाम बताएं, कहां से बात कर रहे हैं? मोहम्मद शफी दार, डोगरीपोरा, पुलवामा। जी बताएं शफी साहब। जनाब डोगरीपोर दरिया जहलम किस बटिस पे रोजान जी। जनाब वो कदल पन 2006 मज लज तथ कन आज 2014 वरियन मन कंप्लीट गसन नाव हेवन ये कुलिकन कमस त्रावे तम साथ कुछ वजीर आला तमा जहनस में जनाब तंसाद वजीर आला मुफ्ती मोहम्मद सईद, काजी मोहम्मद अफजल PWD मिनिस्टर तमो दित संज बुनियाद पत जनाब थोड़ा थोड़ा कम चलान तो पतिम 3 वरी हेत यन पे जन ये गो ये मसल तत पे वोतस कहीं कम चलान ये जन तक गज ए 1 करोड़ रुपये वनकस वोतमुत नो ए 22 करोड़ रुपये रेट बढ़ान मगर कम कहें जनाब कर दरियाव पार कर जनाब नाय हंद जरिए ये जन कह जानी नुकसान दि गई। चलो सटा शुक्रिया कॉल करने बाबत। ये बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है जी। ना वो साबिक वजीर आला साहब जिंदा है और ना ही वो साबिक वजीर साहब जिंदा है, दोनों इस दुनिया से चले गए हैं। 2 हुकूमतें उसके बाद बदली हैं लेकिन अभी तक पुल नहीं बना है। तरक्की का ये हाल है जनाब जम्मू कश्मीर के अंदर। और ये मॉडल है कि एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल 11 करोड़ की अब वो 22 तक चली गई है। ये जनाब अकाउंटेबिलिटी का हाल है, ये हमारे सिस्टम का हाल है जो आप सुन रहे हैं लोगों की जुबानी। क्योंकि जब हम कई बार हम जब बात करते थे यहाँ पर जनाब सिस्टम सही नहीं है जी, काम होना चाहिए था, बहुत बार ये बातें कही जा रही थी कि जनाब आप तो सिर्फ तनकीद करते हैं, जरा तैमीरी पहलू भी बताएं। तो तैमीरी पहलू तो यही सामने है ना जो लोग बता रहे हैं जी। अब जरा चलते चलते आसिफ बता दीजिएगा कि मन की बात में वजीर आजम साहब का हिस्सा जो कश्मीर पोर्शन था किन किन लोगों को उन्होंने याद किया? जल्दी से बड़ी चीज थी। और वायरस से निपटने के लिए मकामी सतह पर इंतजामिया तो काम कर रही है लेकिन कई लोग वॉलंटियरली भी आगे आए हैं जिनने काम किया है। 3 नाम कल वजीर आजम ने जो 67वां एडिशन था रेडियो प्रोग्राम मन की बात आकाशवाणी के जरिए कल उन्होंने खिताब किया और इसमें उन्होंने 3 लोगों का खासतौर से नाम लिया। त्रिवा पंचायत जहां पर जम्मू के अंदर बलबीर कौर जिन्होंने खुद अपनी पंचायत के अंदर एक क्वारंटाइन सेंटर बनाया है और 30 बेड इसमें लगाए उन लोगों के लिए कि इलाके की आबादी अगर मुतासिर होती है तो उन लोगों को कम से कम शुरुआती दौर में यहां राहत पहुंचाई जाए। दूसरा नाम जैतूना बेगम जो कि गांदरबल की खातून है, सरपंच है और उनकी तरफ से वहां पर भी कोरोना वायरस से निपटने के लिए बड़े पैमाने पर जो सफाई अभियान भी चलाया गया, खुद अपने खर्चे से उन्होंने काम किया अपनी पंचायत में, उनका भी जिक्र खासतौर से वज़ीर आज़म ने कल रेडियो प्रोग्राम मन की बात में किया। और तीसरा नाम जम्मू कश्मीर के अंदर जो कि म्युनिसिपल प्रेसिडेंट डूरू अनंतनाग के मोहम्मद इकबाल, उनका नाम भी प्रोग्राम के आगाज में ही उन्होंने कोविड-19 से लड़ने के लिए जब नाम लिए जा रहे थे तो 3 अहम नाम, 2 खवातीन, एक जम्मू से बलबीर कौर और वादी कश्मीर से गांदरबल की खातून जैतूना बेगम और मोहम्मद इकबाल का नाम उन्होंने लिया जिन्होंने कोविड-19 से लड़ने के लिए अहम शराकतदारी निभाई है। अब जनाब ये खबर लेने का मकसद क्या आप कहेंगे? कल तो हमने वजीर आज़म साहब को सुन ही लिया, सिर्फ ये खबर इसलिए हमने बताई आपको कि शायद आपने किसी भी सरकारी प्रेस नोट में इन 3 लोगों का नाम सुना होगा। कोरोना वॉरियर्स को हम सलाम पेश करते हैं और सोशल मीडिया पर आप आज थोक के भाव में सर्टिफिकेट्स भी देख रहे हैं, लेकिन शायद ही इन लोगों को देखा होगा। और जब मैं शायद कह रहा हूं तो मुझे पूरा
अपनी रिसर्च पर यकीन है कि मैंने अभी तक कहीं पर भी सरकारी रिकॉर्ड में इनका नाम नहीं देखा जहां इनको अप्रिशिएट किया गया हो कि हाँ आपने जो काम किया है ये काबिल दीद है, काबिल तारीफ है। अगर आपने चंद लोगों की पीठ थपथपाई होती तो बहुत से लोग और आगे आए होते और उन्होंने अपने तरीके से और नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हुए सरकार का हाथ बटाया है। बहरहाल बड़ी बात है कि कल मन की बात में 3 लोगों के नाम जो है वो लिए गए और चलते चलते अब आपको ये भी बताते चले कि जनाब श्रीनगर शहर जो है वो मिलिटेंसी से फ्री हो गया है। जी हाँ नाज़रीन, ये हम आपको जो बता रहे हैं ये आईजीपी कश्मीर साहब का बयान है जिसमें वो कह रहे हैं कि श्रीनगर में अब कोई भी मकामी मिलिटेंट नहीं रहा, क्योंकि कल एनकाउंटर भी हुआ था परसों और उसमें जो लोग मारे गए थे उसके बाद सिफर कर दिया गया है श्रीनगर को। ये वही श्रीनगर है जहां पर पिछले 2 महीनों के दौरान आप देखेंगे एक के बाद एक एनकाउंटर हुआ था, बड़े लोग मारे गए थे और उस वक्त का बयान जो था वो ये था कि बहुत से जनाब OGWs हैं और आउटफिट्स आते हैं श्रीनगर, वो अपनी नेटवर्क को बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पुलिस काफी अलर्ट है। और कल ऑफिशियली ये बता दिया गया कि श्रीनगर शहर जो है वो अब मिलिटेंसी फ्री है। लेकिन साथ ही साथ इस बात का भी एतराफ किया आईजीपी कश्मीर ने कि दूसरे अजला से यहां मिलिटेंट्स की मूवमेंट हो रही है और ऐसे में सिक्योरिटी एजेंसियां इस चीज को कभी भी हल्के में नहीं लेगी, यानी कार्रवाइयां जारी रहेंगी, ऑपरेशन चलते रहेंगे। बहरहाल आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। कल 8:30 दोबारा आपसे मुलाकात होगी। प्रोग्राम को लेकर अपना फीडबैक जरूर हम तक पहुंचाइएगा। कोई गलती, कोई कोताही रही हो उसको कोशिश करेंगे दूर करने की, और ठीक